हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र का जो पोर्शन दिया गया है उसका चैप्टर नंबर 8 देखेंगे इस वीडियो में अंदर। और उस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसके पहले का चैप्टर था लोकतंत्र के परिणाम, वो चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। और इससे पीछे के जो भी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर हैं वो सारे हमने अपने चैनल पर पढ़ा दिए हैं और चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया है। आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे टोटल वीडियो देख लेंगे तो आपको पेपर में 100% फंस जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि 2023 बोर्ड से जुड़ी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करें। वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी देखेंगे जिनकी बोर्ड में आने की संभावना 100% है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है। जो हमारा संविधान है उसके अनुसार भारत की राजभाषा क्या है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं बता रही है, राजभाषा घोषित कर रहा है कि राजभाषा भारत में संविधान के अनुसार क्या है। हिंदी है, अंग्रेजी है, पंजाबी या फिर संस्कृत है। देखिए जो भारत की राजभाषा संविधान के अनुसार है वो आपकी हिंदी है। ठीक है, कौन से बच्चों, हिंदी। तो ऑप्शन पहला इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। समकालीन विश्व में शासन का प्रमुख रूप है। समकालीन विश्व में जो शासन है उसका प्रमुख रूप क्या है। समकालीन विश्व में शासन का प्रमुख रूप है लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र है या राजतंत्र है या तानाशाही है। विश्व समकालीन विश्व में शासन का प्रमुख रूप क्या है। देखिए तानाशाही ये तो नहीं होगा, राजतंत्र भी नहीं होगा, तो इसमें कौन सा होगा, लोकतंत्र इज द सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय हैं। यानी कि वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय हैं। और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं दिखा, सक्रिय है। देखिए ऑप्शन ए दिया है सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। अगर देखा जाए रखवाले के तौर पर सबसे अधिक सक्रिय जो है वो सूचना का अधिकार सबसे अधिक सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत में मताधिकार की आयु क्या है। भारत में मत देने की जो आधिकारिक आयु है वो क्या है। मत देने की आयु क्या है, जिस एक एज के बाद आप वोट डाल सकते हैं। तो वो कितनी आयु आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 27 वर्ष होनी चाहिए, 20 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए या 50 वर्ष होनी चाहिए। देखिए अगर आप वोट डालने के लिए अगर न्यूनतम आयु को पूछी जाए तो आप वहाँ पर विकल्प लगाएंगे 18 वर्ष। कौन सा बच्चों, 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम अगर आपकी आयु है तो आप मताधिकार नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं, यानी कि वोट नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्या होती है। देखिए किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसकी समस्या होती है, लोकतंत्र की चुनौतियों की, प्रतिनिधियों की चुनौतियों की, तानाशाही की चुनौतियों की या जनता की चुनौतियों की। देखिए किसी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था में अगर किसी की समस्या होती है तो वो किसकी होती है। अगर बात की जाए लोकतंत्र में शासन व्यवस्था की समस्याओं की तो उसमें सबसे अधिक समस्या होती है प्रतिनिधियों की, जो चुनौतियां होती हैं उनकी सबसे अधिक समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती है। जो लोकतंत्र स्थापित हुआ था उसकी क्या चुनौती है। देखिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के काम काज में सुधार करना, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया कह रहा है लोकतंत्र को स्थानीय शासन की संस्थाओं में कार्यान्वित करना, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है महिलाओं के प्रतिनिधित्व के विस्तार के प्रयत्न करना, यानी कि जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व का विस्तार है उसमें प्रयत्न करना, या लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना।
जो अलोकतांत्रिक शासन है उसको उखाड़ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही बताना है, कौन सा सही होगा। देखिए, अगर लोकतंत्र स्थापना की जो चुनौतियां होती हैं, सबसे पहले अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उखाड़ना पड़ता है। देखिए, जो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चल रही है तो उसको उखाड़ना पड़ेगा ना, तभी तो लोकतंत्र आप लागू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बड़ी चुनौती होती है कि उसको समाप्त करना या उखाड़ना। तो ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। देखिए, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से था? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है। नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से था? दक्षिण अफ्रीका से था, इराक से था, भारत से था या चीन से था? अगर बात की जाए नेल्सन मंडेला की तो इसका संबंध किस देश से था बच्चों? तो वो संबंध इसका दक्षिण अफ्रीका से था। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? समकालीन भारत में लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ये या आपसे यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है? भारतीय लोकतंत्र के संबंध में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये 100% आप इसको तैयार करके जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने का हम तरीका बताते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड में आंसर डाल देना है। आंसर के बाद में आपको एक हेडिंग डालनी है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। यानी कि जो ऊपर बात कर रहा है लोकतंत्र के समक्ष मौजूद है, उसमें क्या उल्लेख कीजिए या उसकी जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं उनका वर्णन कीजिए। तो हम एक हेडिंग डाल देंगे, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं। भारतीय लोकतंत्र है उसके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे। वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष भी निम्नलिखित चुनौतियां हैं। बहुत सी चुनौतियां हैं, तो हम किसका किसका जिक्र करें? तो हम उसमें से कुछ चुनौतियों का जिक्र इस वीडियो में कर देंगे, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं। तो आइए हम फर्स्ट चुनौती क्या डाल देते हैं? सांप्रदायिकता। ये सांप्रदायिकता भी एक प्रकार की लोकतंत्र के सामने एक चुनौती है। सांप्रदायिकता क्या होती है? देखिए, सांप्रदायिकता क्या होती है? एक धर्मांधता को जन्म देती है। जो सांप्रदायिकता होती है वो ही धर्मांधता को जन्म देती है, जिससे समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव या दंगे होते हैं। यानी कि सांप्रदायिकता की भावना में बहकर लोग अपने मतदान का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सही प्रत्याशी नहीं चुन पाते हैं और अच्छा वोट नहीं डाल पाते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता जो होती है धर्मांधता को जन्म देती है। जो सांप्रदायिकता है वो ही धर्मांधता को जन्म देती है, जिससे समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव तथा दंगे होते हैं। देखिए, जब धर्मांधता को जन्म देगी, जिससे क्या होगा? समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव और दंगे होंगे। और सांप्रदायिकता की भावना में बहकर, इसकी जो भावना है उसमें बहकर लोग अपने मतदान का, जो अपना मतदाता है, जो मतदाता यानी कि जो वोट डालने वाला होता है, वो अपने मत यानी कि वोट का सही प्रयोग नहीं कर पाता है और सही वोट नहीं डाल पाता है, अपना अच्छा प्रत्याशी नहीं चुन पाता है। नेक्स्ट क्या है? जातिवाद। देखिए, जातिवाद क्या है? जातिवाद जातियों के आधार पर समाज का विभाजन किया गया है। जातिवाद क्या होता है? जातियों के आधार पर समाज का विभाजन किया गया, जातियों के आधार पर समाज को बांटा गया है। ठीक है, समाज में छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना व्याप्त हो जाती है। देखिए, जातिवाद के कारण ही समाज में क्या होता है? छुआछूत और ऊंच नीच की भावना व्यक्त हो जाती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? अगर इसकी सबसे अगर मेन पॉइंट की बात की जाए तो ये आपका जो तीसरा पॉइंट है, निरक्षरता। निरक्षरता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। जो निरक्षरता है वो लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप है। निरक्षरता के कारण ही जो होता है कि लोग अपने वोट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, निरक्षरता ही है। ठीक है, निरक्षरता अभिशाप है, एक सांप की तरह है। निरक्षर व्यक्ति अपने दायित्व, कर्तव्य और अधिकारों का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं वो व्यक्ति अपने दायित्व, उनका दायित्व क्या है, उनका कर्तव्य क्या है और उनके क्या अधिकार हैं, उनके बारे में उनका नॉलेज, इतना ज्ञान नहीं होता है। तो यह भी मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये नहीं समझ पाते हमारे लिए कौन सा प्रत्याशी अच्छा है और कौन सा बुरा है। इनको मतलब होता है वोट डालना और जातिवाद पे खेलना। तो अगर आप इसमें और भी हेडिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें एक डाल सकते हैं, निर्धनता।
निर्धनता हो गया, इसमें आप कई हेडिंग डाल सकते हैं। निर्धनता हो गया, और इसमें आप डाल देंगे लैंगिक असमानता, डाल देंगे आर्थिक असमानता, डाल देंगे भाषावाद, डाल देंगे। देखिए लैंगिक असमानता क्या होती है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव, ठीक है, लड़की है इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़के हैं इनको काम करना चाहिए, इस प्रकार के जो भेदभाव होते हैं। अगर आप बात करें निर्धनता की यानी कि गरीबी की, निर्धनता भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है। गरीब तथा बेरोजगार व्यक्ति अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वो 10 रुपए के वोट में, 10 रुपए के लालच में अपना वोट बेच देते हैं और अच्छा प्रत्याशी नहीं चुन पाते हैं, तो भी एक कारण हो सकता है। तो ये था डिस्कशन वीडियो इस चैप्टर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।